हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद कोऑर्डिनेशन इकलौता फीचर है जो मैनेजमेंट को इन्हांस करता है, उनके फंक्शंस को। आज हम देखने वाले हैं उसी से लिंक टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अंडर चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी हैं इंडियाज फेवरेट यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। हम आपको तैयारी कराते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। We provide you fully organized complete courses along with daily practice problems absolutely free of cost. Apart from that, अगर आपको e-notes या e-books चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की भी। ओके, अगर आपकी पहचान में या आप खुद कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको हिंदी मीडियम स्पेसिफिक कोर्सेज चाहिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी हैव अ सेपरेट यूट्यूब चैनल dedicated for Hindi medium students too. Okay, so this is all the detail of Magnet Brains free education platform. Go check out all the links in the description below. Okay, so चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोई भी बिजनेस हो या हमारी डेली लाइफ हो या हमारी पढ़ाई हो या हमारे घर में जब मम्मा खाना बनाती हैं या हम जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं या हम किसी अपने एल्डर सिबलिंग को पढ़ाते हैं, यंगर सिबलिंग को पढ़ाते हैं या एल्डर सिबलिंग से पढ़ते हैं या कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं और वापस आके किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं या हमें अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम मैनेज करना होता है, तो इन सारी जगहों पे कोऑर्डिनेशन आता है। बट जब बात आती है बिजनेस की, सो बिजनेस में कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, परचेज डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट के व्यक्ति से कॉन्फ्लिक्ट में हैं और वो बात ही नहीं करते, तो क्या स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ पाएंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, वी हैव टू मेंटेन 2 रजिस्टर्स। फर्स्ट इज योर कंसेप्ट रजिस्टर, जिसमें आप सारे कंसेप्ट नोट डाउन करोगे, एंड सेकेंड इज योर क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर, जिसमें आप केस स्टडीज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, MCQs के 1 पॉइंटर्स, 1 लाइनर्स, ठीक है, और उसके साथ साथ जो मैं केस स्टडीज और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस करवाऊंगी NCERT और रिफ्रेशर्स से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लिखते जाने हैं Q&A रजिस्टर में। मैं चाहती हूँ कि आप सिस्टमैटिक नोट्स मेंटेन करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ जैसा कहीं नहीं है, राइट? क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक लाइक तो बनता है, सो पहले लाइक करो वीडियो को एंड देन वॉच इट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशेषताएं, ठीक है। सो सबसे पहला है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी कोऑर्डिनेशन अकेले नहीं हो पाता, वी हैव टू कंडक्ट दिस इन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी सब की यूनिटी लगती है यहाँ पर, सबके एफर्ट्स की। ऐसा नहीं है कि आप अलग चलो, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करें, नहीं, आपस में इंटरलिंक्ड होने की वजह से यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है आज कोऑर्डिनेशन किया एंड कल बोला अब देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। डेली टू डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ओके, सो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट, परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह प्रेजेंट है, हर डिपार्टमेंट में, हर बिजनेस साइकिल में और हर तरह की मैनेजमेंट में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, हर एरिया में प्रेजेंट है। इवन आपकी लाइफ में, आपके घर वालों की लाइफ में, आपके स्टडी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आप अगर मैनेज कर रहे हो चीज़ें, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है। नाउ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सारे मैनेजर्स की, क्योंकि मैनेजर्स को एक बिजनेस को सर्वाइवल से प्रॉफिट
से एक्सपेंशन यानी ग्रोथ वाले जोन में लेके जाना है। सो अगर उनको इतनी बड़ी सीढ़ी चढ़नी है तो उनको कोऑर्डिनेशन तो अच्छे से करवाना ही पड़ेगा। अ डेलिबरेट फंक्शन यानी ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बिना मैनेजमेंट नहीं चल सकती। ओके, सो ये हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले आई वांट कि जब हम ये टॉपिक लिखें ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप फर्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट बनाओ। ये हमें कहाँ बनानी है स्टूडेंट्स? कंसेप्ट रजिस्टर में। ठीक है, ओके, I hope you have made it. वीडियो पॉज करना एंड बनाना। ओके, नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आता है तो 4 to 6 मार्क्स के बीच आता है। ओके, एंड अगर आप शुरू में फ्लो चार्ट बना दोगे ना स्टूडेंट्स, देन आप उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, आपके जो आंसर है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। हमेशा हम प्रेजेंटेशन प्लस एक्सप्लेनेशन जब करते हैं तो एग्जामिनर को वो अपीलिंग लगता है, पर जब हम सिर्फ ऐसे लिखते जाते हैं पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स और उसमें ना स्पेसिंग देते हैं ना क्रिएटिविटी के साथ लिखते हैं, तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है अरे ये तो मन से लिखा है इसने, और कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं करते। तो वहीं पर वही एक फ़र्क होता है एक नॉर्मल आंसर कॉपी एंड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर कॉपी में। इसलिए आपको आंसर कॉपी इस तरह से मेंटेन करनी है, कंसेप्ट रजिस्टर भी इस तरह से मेंटेन करना है जहाँ पे कीवर्ड्स आप हाईलाइट करो और जहाँ पर आप अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करो। अगर कोई भी इस रिगार्डिंग डाउट है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना एंड वीडियो लाइक करो अगर नहीं किया है तो। ओके, सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्रुप एफर्ट्स क्या होते हैं? यानी साथ मिलके सबको एफर्ट्स देने हैं। सो कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी एक ही दुकान वाला है, वो अकेला ही है। ठीक है, किराने की दुकान वो चलाता है, किराने की दुकान चलाता है एंड वो अकेला है। छोटी सी दुकान है, ज़्यादा कर्मचारी भी नहीं है, बस एक सफाई वाली आंटी है जो आके सफाई करती है। सो हाउस हेल्प होने के अलावा उनके यहाँ कोई भी वर्कर नहीं है। क्या कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है? नो। वो उनका टाइम फिक्स होगा हाउस हेल्प का, वो आती होंगी, सफाई करती होंगी, चली जाती होंगी, यानी ये पूरे किराने की शॉप चलाता है, कोई लोग ही नहीं है, तो किस चीज़ का कोऑर्डिनेशन? इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ एक लाइन लिखी है, देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। द नीड फॉर ऑर्डरलीनेस integration arises when more individuals are working, as different individuals come from different backgrounds, have different styles of working, so there is a need to unify their efforts in a common direction. Okay, चलिए इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब एक से ज़्यादा लोग, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए ये एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी में बेसिकली क्या करते हैं, इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है। तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए IT सॉल्यूशंस, ठीक है। तो या फिर ये प्रोवाइड करते हैं टैक्स सॉल्यूशंस। तो ये सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री है। तो अब आपको क्या चाहिए, ऑर्डरलीनेस चाहिए, यानी सारा काम एक ऑर्डर में हो, ठीक है।
दूसरा आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, यानी हर व्यक्ति हार्मनी में काम करे कॉन्फ्लिक्ट के बिना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं डिपार्टमेंट में, अलग अलग जगह से आए हैं, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनका अलग अलग स्टाइल है काम करने का। सो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट होता है। अगर एक अकेला व्यक्ति कोऑर्डिनेशन कर रहा है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो अकेला है, वो किससे बात करेगा। हाँ चलो इसको काम को कर दो, इसको काम को कर दो, वो अकेले खुद से तो बात नहीं करेगा, खुद से बात करेगा तो लोगों से पागल कहेंगे। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, यहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ। सो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। तो आप यहाँ पे लिखें, देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। ओके, नाउ द नीड फॉर ऑर्डरलीनेस एंड इंटीग्रेशन अराइजेस ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग। ओके, इसके बाद आप लिख सकते हैं, इट अप्लाइज ओनली कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आप कीवर्ड लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ओके, कोऑर्डिनेशन हमेशा वहीं अप्लाई होता है जहां एक ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स से ही चलता है। बाकी आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप स्टैटिक रहने देना, यानी चेंज ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। Coordination always emphasize unifying efforts of different individuals because conflicting efforts may cause damage to the organization. The main aim of every manager is to coordinate the activities and function of individuals towards a common goal. Okay students, अब यहाँ पर उन्होंने बोला unity of efforts। मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 7 लोग हैं। ओके, नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना एक आउटले दिया परचेज डिपार्टमेंट को कि हमें ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमें रॉ मटेरियल इतना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इतनी चाहिए। उन्होंने लिख के दे दिया एक शीट ऑफ पेपर पे। अब उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी है, परचेज डिपार्टमेंट की। अब परचेज डिपार्टमेंट के ये वाले व्यक्ति बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इतना मटेरियल तो रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, वी शुड रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसने बोला नहीं, सही तो काम कर रहे हैं, इतना तो रिक्वायर्ड ही होगा। इसने भी बोला सही काम कर रहे हैं, तो इसने बोला नहीं नहीं, मैं ए के साथ हूँ क्योंकि ये बोल रहा है ना, इसको एक्सपर्टीज है, 5 साल हो चुके हैं इसको। फिर इसने बोला एक काम करते हैं, अपन अपने हिसाब से मटेरियल मंगवा लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे, अगर उन्हें जमा तो ठीक है। तो ऐसा चलेगा क्या कि सब आपस में ही झगड़ रहे हैं, और मिडिल लेवल मैनेजर से अगर कंसल्ट कर लेते, सॉरी मिडिल मतलब परचेज मैनेजर से अगर कंसल्ट कर लेते और ये नीचे के लोग आपस में बात नहीं करते और मैनेजर आपस में बात कर लेते, तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, राइट। सो कोऑर्डिनेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपस में इंटरलिंक है। अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनको बताएगा नहीं कि क्या चाहिए और ये इनको सामान नहीं ला के देंगे ना स्टूडेंट्स, तो काम चालू कैसे होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा एफर्ट्स को यूनिफाई करने में लगा होता है, यानी आप एक दिशा में चलो, एक साथ चलो। ओके, सो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग एक साथ काम नहीं करते, और इससे एट द एंड किसका नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होता है। सो मेन एम क्या है हर मैनेजर का, कि कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस, और इंडिविजुअल्स को बोलना कि आपका एक ही उद्देश्य है, कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का भला, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था अपना टॉपिक, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। नाउ अब इसमें कीवर्ड्स में आपको बता दे रही हूँ, पहले तो आपको ये हेडलाइन लिखनी है, देन आपको बोलना है यहाँ पर द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर
is to coordinate the activities and function of all individuals to a common goal, hence leading to less conflicts and working in unity। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था अपना इंश्योरिंग यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंश्योरिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, देन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, देन है डेलिबरेट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इंश्योरिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन ये बोलता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को हैंड इन हैंड काम करना है और एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनको सामान कौन देता है प्रोडक्शन के लिए? परचेज डिपार्टमेंट देता है। फिर इनको प्रोडक्शन होने के बाद प्रोडक्शन जाता कहाँ है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। यहाँ सेल्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फर्दर वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, इसमें यहाँ पर पैकेजिंग वगैरह सब हो जाता है, फिर सेल्स के लिए जाता है, फिर वो मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आगे बढ़ता है। तो आपने क्या देखा कि ये सारी एक्टिविटीज़, वो एक दो ऊपर नीचे हो सकती है बट सारी एक्टिविटीज़ लिंक है, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज में बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या है? क्रिएट अ बैलेंस, वर्क हैंड इन हैंड, वर्किंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था अपना कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मान लीजिए आपने आज पढ़ाई चालू करी, अब सारे स्टूडेंट्स तो मेरे बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, राइट। आपने आज सोच लिया आज तो मैम ने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाया है, मैं आज के आज ही नोट्स बना लूँगी, ठीक है। तो आपने नोट्स बनाना चालू किया आज। रोज़ आप ऐसे ही करते थे, जैसे ही आप क्लास देख लेते थे रिकॉर्डेड, देन आप नोट्स बनाते थे, देन अगली क्लास देखते थे ताकि पाइल अप ना हो। जैसे ही हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर वीडियो अपलोड होती थी आप तुरंत क्लास देख लेते थे स्कूल से आने के बाद। सो आपने नोट्स बनाए, अगले दिन आप आए, आपने सोचा आज नहीं बनाती हूँ, कल बना लूँगी, ठीक है। फिर आप अगले दिन आए, आपने सोचा चलिए आज बना लेती हूँ, फिर आपने अगले दिन फिर से बना लिए और इस दिन आपने इसका बैकलॉग भी कवर कर लिया। बट अगले 5 दिन आपने बनाया ही नहीं, फिर 6वें दिन आप बैठे हो कि ये सारे जो इतने 5 दिन का बैकलॉग हो गया, पहले ये कर लेती हूँ फिर बाद में वीडियो देखूंगी। ऐसे करके आपका कोर्स पाइलअप होता गया और आपके एग्ज़ाम आ गए पास में। अब आप कैसे कवर कर पाओगे? तो यहाँ पर आपने क्या किया? कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया, उससे एट द एंड क्या हैम्पर हुई? आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हुई, राइट। सो यहीं पे आते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस इन मैनेजमेंट पे। सो मैनेजमेंट अगर हम आज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ऐसा है कि हमें हमेशा कोऑर्डिनेशन करना है ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। अगर आप एक भी काम इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हो जो काम इंटरलिंक्ड है डिफरेंट लोगों के बीच में, तब तो मैनेजमेंट का बंटाधार होना ही है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, although its degree may vary. The managers work continuously to achieve coordination and maintain coordination because without coordination companies cannot function efficiently. अगर आप अकेले चलोगे ना तो हो सकता है कॉस्ट भी ज़्यादा आए, हो सकता है काम भी टाइम पर कंप्लीट ना हो पाए, ना आप इफेक्टिव होगे ना आप एफिशिएंट होगे। सो अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चाहिए आपको अपने काम में, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और आपको उसे डेली बेसिस पे कैरी ऑन करना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव हाईलाइटेड ऑलरेडी द कीवर्ड्स, प्लीज राइट डाउन। ओके, now let's move towards the next point. Coordination is pervasive function. pervasive का मतलब होता है present everywhere.
So coordination is universal function. It is required at all levels. अब जैसे ही levels शब्द आता है आपके मन में आ जाता होगा पिरामिड जो हमने बनाया था. यहाँ आता है टॉप लेवल, यहाँ आता है मिडिल लेवल, और यहाँ आता है सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल. ठीक है, तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तो है. ठीक है, सो इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ईच अदर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट. यानी परवेसिव फंक्शन है, हर जगह प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मैनेजर्स मैनेज नहीं करते और उनका बिजनेस ठप हो जाता है तो वो मैनेजर्स की गलती है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यानी जो घपला आप करोगे उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी. राइट, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो. सिमिलरली मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैनेजर. मतलब वो एफिशिएंट नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा अच्छे से. राइट, सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all managers. It is not the task of only top level managers, but managers working at different levels try to coordinate the activities of organization. Top level किससे coordinate करता है? middle level से, and middle level किससे coordinate करता है? lower level से. क्योंकि सारे departments क्या हैं? आपस में linked हैं. इसलिए ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर ने कोऑर्डिनेशन कर दिया बस बात खत्म. पूरी लिंक है, सारे लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन होगा. केवल एक ही डिपार्टमेंट का, एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम नहीं है कोऑर्डिनेशन. ओके, सो ये था अपना पॉइंट नंबर 5. अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, डेलिबरेट फंक्शन. बहुत ही ईजी है. एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड chaos. Without coordination, efforts of individual cannot be united. And integrated. That is why, while performing various activities in the organization, managers deliberately perform coordination function. अगर coordination नहीं है तो आपकी जो organization है उसमें बहुत confusion होगा. अगर सामने वाले को पता ही नहीं है कि अदर डिपार्टमेंट का जो ओवरव्यू है प्लान को लेके वो क्या है, तो सामने वाला तो बोलेगा कि आई डोंट नो, यू टोल्ड मी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अरेंज करके देना, आई हैव अरेंज्ड फॉर यू, बट आई डोंट नो हाउ मच यू रिक्वायर. तो इसमें क्या है कि आपस में शायद बात करने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया हो. राइट, तो एक डेलिबरेट फंक्शन है. ठीक है, यहाँ पर मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि कन्फ्यूजन्स ना हो, केओस ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, और ग्रुप एफर्ट्स के साथ हम सारे टास्क को, सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें. तो ये जो पॉइंट है सभी पॉइंट्स का मिक्सचर है. ठीक है, सो ये लिख लीजिए कीवर्ड्स. हमारे मेन कीवर्ड्स क्या हैं? अवॉइड कन्फ्यूजन एंड केओस. ओके, चलिए. सो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगली जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स. मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डब्बावालास ऑफ मुंबई की केस स्टडी, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन पे ही चल रही है. सो दैट्स ऑल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डब्बावालास ऑफ मुंबई. सो स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड उसके साथ साथ हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर मेंटेन करेंगे. जब हम रिवीजन करेंगे तो 1 पॉइंटर्स बनाएंगे एंड अ लॉट मोर. सो आप सभी हैं इंडियाज most favorite channel loved by you all students, that is Magnet Brains. Magnet Brains इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करना. यहाँ सारी क्लासेस के चैप्टर्स प्रोवाइडेड हैं. चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, क्रैश कोर्सेज, MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सब चीज़ जिसका आप नाम लो किसी करिकुलम में K12 के, सब प्रोवाइडेड है. ठीक है, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट पर भी फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स.
अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो स्टूडेंट्स उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम आपको तैयारी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड ये स्टेट बोर्ड्स की। कौन कौन से? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप ये वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इंटरेस्ट है और आप अपनी इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो। क्रैश कोर्सेज एग्जाम से पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएं, आप इतने अच्छे से रिविजन करें, इतने अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज करें ताकि आपकी प्रिपरेशन इन्हांस हो। ओके, सो अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, सो वी हैव आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, मैग्नेट ब्रेन्स का जो फेसबुक है, देन इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यू कैन कनेक्ट विद अस। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विथ यू, प्लीज रिफर दिस चैनल लिंक विद देम एंड टेल देम टू शेयर, subscribe and like this video. Thank you so much. See you in the next session where we are going to study the most important case history, Dabbawalas of Mumbai, and along with that I'll explain you the topic of importance of coordination.